हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अखिलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू प्लांट में। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन की और आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन की क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये जो है ये क्या है, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इंटरव्यू। आपको पता है इंटरव्यू इज अ टू वे मेथड, जिसमें कि हम कोई भी आइडियाज और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होता है। किन के बीच में एक्सचेंज होगा? जो इंटरव्यू ले रहा है और एक जो इंटरव्यू दे रहा है। तो एज अ रिसर्च टेक्निक द इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन कैरिड आउट विद द डेफिनेट पर्पज। सबसे पहला तो एक पर्पज होना चाहिए, किस पर्पज से आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो यहाँ पर बोल कर मतलब ओरल एक यहाँ पे मेथड यूज किया जा रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्या इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से फिक्स्ड हैं, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे और उनका सीक्वेंस भी फिक्स्ड है। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड है वहां पर क्या होता है कि आपके जो इंटरव्यूज हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जरूरी नहीं है कि आंसर वैसा ही आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पोंडेंट से। तो अगर उसने कुछ ऐसा आंसर दे दिया तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपके पास क्या होता है कि एक सेमी स्ट्रक्चर्ड कुछ एक गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें कि आपको कुछ पॉइंटर्स दिए होते हैं कि इन इन पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से फ्रेम करके नहीं दिए जाएंगे, उनका सीक्वेंस भी जो है वो आगे पीछे हो सकता है और ये डिपेंड करेगा कि कैसे आपका जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर कर रहा है। तो जैसे जैसे आंसर आते जा रहे हैं उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस आगे फ्रेम होते जाएंगे। तो ऐसे जो इंटरव्यूज होते हैं वो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो इंटरव्यू के कुछ अपनी एडवांटेज हैं जो भी हमने देखे पीछे, जैसे क्वेश्चन और भी हमने जितने भी टूल्स की बात की वो सब कवर नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो इलिटरेट्स हैं, वो बच्चे क्वेश्चनर नहीं भर सकते हैं ना। तो उनसे क्या है कि आप उनसे बात कर सकते हो, तो उनसे वो आपको ओरल मतलब बोल कर बता सकते हैं, क्योंकि वो शायद लिख कर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो वहां पे आप इंटरव्यू यूज कर सकते हो। दूसरा क्या, प्रैक्टिकल पर्पज क्या है इसका, रादर देन फॉर गैदरिंग डेटा, मतलब स्टूडेंट काउंसलिंग की जा सकती है इंटरव्यू से। आपके एजुकेशन के लिए कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या, इन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर कैन क्रिएट अ राइट टाइप ऑफ फ्रेंडली एटमोस्फेयर। अब यहाँ पे एक फायदा ये है कि जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको एक मौका मिलता है एक एटमोस्फेयर बनाने का, मतलब आप थोड़ी सी रेपो बिल्ड कर सकते हो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले, है ना। आप कुछ बातचीत कर सकते हो वहां पे जाके, जिससे आपको इंटरव्यू लेना है। जबकि ये चीजें जो थी वो अभी हमारे पहले वाले जो पार्ट थे, जो भी टूल्स, उनमें ये मिसिंग थी। तो ये एक इसका बेनिफिट है। दूसरा, if necessary the interviewer can give assurance to the interview that the facts will be properly used। तो यहाँ पे आप खुद सामने हो तो जो भी उसके डाउट है वो सामने सामने क्लियर कर सकते हो और आप एश्योर कर सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो कहीं पे भी शेयर नहीं की जाएगी, कहीं लीक नहीं होगी, इसका कोई मिस यूज नहीं होगा। तो ये भी एक इंटरव्यू में एक एडवांटेज रहता है। अब यहाँ पे जो भी अभी हमने हैंड राइटिंग वाली बात की, जो क्वेश्चनेयर में था, अगर बैड हैंड राइटिंग है या फिर कोई बोलकर अपनी बात बता सकता है लेकिन शायद वो लिख नहीं सकता, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंटरव्यू में ओवरकम हो जाती हैं। इसके बाद जो, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट यहाँ पर है, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, तो इसीलिए जो भी रिस्पोंडेंट है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है और अच्छे से आंसर दे पाता है। द डेटा गैदर थ्रू इंटरव्यू हैज बीन फाउंड टू बी फेयरली रिलायबल। इसलिए रिलायबल होता है क्योंकि आपको सामने से कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकता है, और मतलब मुश्किल तो है ही कम से कम। तो इसीलिए थोड़ा रिलायबल होता है, और अगर आप सामने नहीं है तो पीछे से मैं कुछ भी आपको लिख कर दे दूं तो वो उतना रिलायबल नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इंटरव्यू वाला डेटा है वो ज्यादा रिलायबल होता है। इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड पुटिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि किसी आपने जो क्वेश्चन किया उसका किसी ने जो आंसर दिया है उसमें आपको और कुछ पूछने की जरूरत है, तो आप पूछ सकते हैं ना। और ये आपको लग रहा है कि कुछ गलत आंसर दे रहा है शायद, तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कितने साल से पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो बोले कि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं बोलूँ कि 6 साल से आप पढ़ा रहे हैं लेकिन ये वाला स्ट्रीम तो 5 साल से ही आया है,
तो फिर अगला क्या कहेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी उसने आंसर दिया उसके बेसिस पे एक क्रॉस क्वेश्चन करके वेरीफाई कर लिया कि वो जो 6 साल बोल रहा है कि 6 साल वो सही भी बोल रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी हवा में। तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। लिमिटेशन लेकिन क्या है इंटरव्यू की, एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको क्या करना पड़ेगा 1 to 1, है ना? आप जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं एक के साथ एक टाइम पे एक के साथ ही बात कर पाएंगे, तो इसीलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके साथ साथ आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसका बायसेस जो है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड इनसाइट ऑफ द इंटरव्यूअर इज क्रूशियल। जो इंटरव्यू ले रहा है उसका वो कितना अच्छे से इंटरव्यू ले सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो ये है कि मेरे को क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं बस गई और जो भी आंसर उसने बोले रिस्पोंडेंट ने, मैंने बस वो नोट करके मैं लेकर आ गई हूँ। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने कुछ आंसर दिया तो उसको क्रॉस क्वेश्चन करना, उसे प्रोबिंग क्वेश्चन करना, फर्दर इन्फॉर्मेशन निकलवाना, तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कौन ले रहा है, उसके जो इंटरव्यू स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इन चीजों पर भी इंटरव्यू, तो इसीलिए इंटरव्यू हर एक के बस की बात नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। मतलब इसके लिए एक्सपर्ट जो है वो चाहिए। A busy person may prefer to fill out questionnaire at the leisure than सबमिट टू अ लॉन्ग इंटरव्यू। अगर कोई भी जो लोग बिजी हैं उनको वो कहेंगे भाई क्वेश्चन छोड़ जाओ, हम बाद में भर देंगे अपना रात में या फिर जब भी हमें टाइम मिलेगा सुबह जल्दी उठ के। तो वहां इंटरव्यू जो है वो तो आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे, तो इसीलिए ये भी एक यहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, जब आप इंटरव्यू लेते हो तो रिकॉर्डिंग उस डेटा की करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला जल्दी जल्दी बोल रहा है। तो आप या तो फिर उस ओरल कन्वर्सेशन को किसी एक ऐसे डिवाइस में रिकॉर्ड कर लें, नहीं तो आप नोट्स लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मुझे लिखवा दो, है ना? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। इट डज नॉट वर्क वेल विद इन्फेंट, शाई पीपल, डेफ पीपल एंड मैड पीपल। तो फिर ये इसकी लिमिटेशन है, कुछ ऐसे लोग जो कि नहीं अपनी बात सामने बोलना चाहते हैं या फिर जो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये टेक्निक हम नहीं यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है डेटा कलेक्शन की। ऑब्जर्वेशन क्योंकि इट इज अ मोर नेचुरल वे ऑफ गैदरिंग डेटा। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल वे में है ऑब्जर्वेशन, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारे डेटा कलेक्शन का। इट सीक्स टू ascertain what people think and do by watching them in action as they express themselves in various situations and activities। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं, और वो कैसे आप उनसे पूछ नहीं रहे, क्योंकि मैं अगर किसी पूछूंगी तो वो तो मुझे वही बताएगा जो वो बताना चाहता है। तो इसीलिए मैं क्या करूं कि मैं उससे पूछूं ना, बल्कि मैं जाकर देखूं कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खुद ही जाकर देख रहे हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं जाके। तो अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, दो टाइप की हो सकती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है और नॉन पार्टिसिपेंट। In participant observation, the observer becomes more or less one of the group under observation। आप जिस भी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप उसी का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब आप उसके साथ रहते हैं, उसको पता है कि आप वहां पर हैं और उसी पूरी कम्युनिटी का पार्ट बनकर आप वहां पे देखते हैं, आप उसी वहीं की जिंदगी जीते हैं और वहां पे उनके साथ शेयर करते हैं सारे मोमेंट्स, और फिर वहां पे जो भी हो रहा है उसको आप नोट भी करते जाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप दूर से देख रहे हैं उस एक्टिविटी को और वहां पर क्या बिहेवियर हो रहा है, आप जिसका बिहेवियर नोट कर रहे हैं, जो पॉइंट आप नोट करना चाहते हैं तो वो आप दूर से ही नोट करते हैं। कई बार हम उन्हें बताकर नोट कर सकते हैं कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पे पार्टिसिपेंट नहीं हो, आप उस ग्रुप में नहीं हो। या फिर आप कई बार उन्हें बिना बताए भी कर सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा थोड़ा एथिकली। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन का क्या एडवांटेज है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि आपको डिस्क्राइब करने होते हैं कुछ बिहेवियर्स, तो वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, वहां सिचुएशन कैसी थी, इस तरीके की जो रिसर्चेज होती हैं वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी अगर पर्सनैलिटी का कोई एक एस्पेक्ट आप देखना चाहते हो जो कि कोई रिटर्न में आपको देना नहीं चाहता, को ओरली आपको बताना नहीं चाहता या उसको पता ही नहीं है, तो क्या करते हो आप जाके सीधे ऑब्जर्व कर लेते हो कि क्या कैसा बिहेवियर है, तो वो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हो।
अब जो भी फिजिकल एस्पेक्ट हैं किसी कोई भी चीज हो सकती है, स्कूल बिल्डिंग का, किसी स्टूडेंट का, टीचर का, तो ये जो है ये आराम से आप जाके उनको मेजर कर सकते हो, मतलब आप उनको आसानी से जाके ऑब्जर्व कर सकते हो। गेम्स की एक्टिविटीज को, वर्कशॉप को, इनको भी ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा जो लर्निंग बिहेवियर्स होते हैं वहां पर भी हम ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं। अब क्या लिमिटेशंस हैं ऑब्जर्वेशन की, तो अगर हम कहें कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप करना चाहते हो तो उसकी वैलिडिटी को स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप जब ऑब्जर्व करने जा रहे हो तो क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि क्लास में इनडिसिप्लिन, तो इनडिसिप्लिन आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे मुश्किल ये है कि आप किसे कहोगे इनडिसिप्लिन। तो क्लास में अगर शोर हो रहा है तो आप क्या उसे इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में डाल दोगे, और शोर भी हो रहा है, वो किस तरह से शोर हो रहा है, मतलब बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप उसको इनडिसिप्लिन में डाल दोगे। तो इनडिसिप्लिन का मतलब आप क्या कह रहे हो। तो आपको यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली कुछ पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, आपको कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप इनडिसिप्लिन में रखना चाहते हो। तो ये इस तरीके से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑब्जर्वेशन में कि आप देखना क्या चाहते हो उसको डिफाइन करना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। अगर मैंने एक चीज को देखा और किसी एक दूसरे इंडिविजुअल ने उस एक सिचुएशन को देखा है, अब हम दोनों का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है एक ही सिचुएशन के लिए। तो ये एक यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है ऑब्जर्वेशन में। इसके अलावा क्या है, डेंजर ऑफ कंसंट्रेटिंग इन एन ऑब्जर्वेशन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड सिग्निफिकेंस। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत आसान है देखना, बहुत ही इजी है उसे नोट करना, तो बजाय कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसको छोड़कर हम उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं जो आसान है ऑब्जर्व करना। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसके अलावा जो भी आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो, जैसे ही पता चलता है वहां के लोगों के कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो उन्हें, तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है, वो वैसे बिहेव नहीं करते जैसे नेचुरल सेटिंग में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द फिनोमिना। जो भी फिनोमिना चल रहा था वो वहां ऑब्जर्वेशन के कारण ही खराब हो गया, तो इसीलिए ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ऑल्सो द ऑब्जर्वर टेंड टू सी ओनली दोज थिंग विच ही वॉन्ट्स टू सी। पहले से ही मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है, तो मैं वही चीज देख रही हूँ। मतलब मैं न्यूट्रल होके नहीं वहां पे ऑब्जर्व कर रही, बल्कि बायस होके मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। यूजुअली व्हेन एन ऑब्जर्वर गोज टू द सीन द सिचुएशन इज वेरी न्यू टू हिम। कई बार मुझे बहुत समय तक पता ही नहीं चलता कि मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या है, क्योंकि सारी सिचुएशन जो है वो इतनी नई है कि बहुत समय तो मुझे इसे समझने में ही लग जाता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। और कई बार क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसकी कॉम्पिटेंस, मतलब वो इतना उसको पता नहीं है कि कैसे ऑब्जर्व किया जाए। मतलब ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, अब देख तो हम सब रहे हैं, लेकिन सिर्फ वॉचिंग में और ऑब्जर्व करने में बहुत डिफरेंस है। ऑब्जर्व करके उसे फिर आपको नोट भी करना है। आप ऑब्जर्व जो कर रहे थे आप उसे कैसे नोट करोगे, आप क्या फ्रीक्वेंसी में नोट करने वाले हो कि ये चीज कितनी बार हुई है, या आप उसे कैसे लिखने वाले हो, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले हो कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो ये भी बड़ी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंस जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमने डिस्कस भी किया, कि जब भी आप जिन लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो वो उनका बिहेवियर जो वो क्या हो जाता है, अननेचुरल हो जाता है। तो इसीलिए आप तो आए थे नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करने, लेकिन लोग अब जो है वो बहुत ही आर्टिफिशियल बिहेव कर रहे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ऑब्जर्व करने का। आप जो ऑब्जर्व करने आए थे वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है। फिर एक चीज क्या है कि बहुत स्लो हो जाता है, बहुत लेबोरियस प्रोसेस है, आपको हमेशा उसके पीछे रहना पड़ेगा जिसकी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। वो जहां जा रहा है, वो जहां, और बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। एक टाइम एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, क्या पता वो बिहेवियर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय में होता हो, या फिर मतलब बहुत लिमिटेड समय में करके तो आप कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है। अब जब आप ऑब्जर्व करते हो तो जैसा भी हमने बोला कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, तो कोई भी चीज जो आप देख रहे थे आपने उसको पूरा बड़ा बड़ा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, अब आप उसे कैसे मैनेज करोगे, मतलब आपके पास जो डेटा है अब उसे कैसे क्वांटिफाई करोगे, उसका एनालिसिस कैसे करोगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। आप जो भी फिनोमिना हो रहा है उसको, या जिस भी एक इंडिविजुअल को या जिस ग्रुप को कर रहे हो ऑब्जर्व, वहां पे बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।